हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं की बायोलॉजी क्लासेस में। आर.के. इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लास में आप लोग समय समय पर अपनी वीडियो देख रहे हैं भाई। तो उसमें हमने आप लोगों को कक्षा जो 10 है उसमें बायोलॉजी में फर्स्ट लेसन का पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, पेज नंबर 17 है भाई। तो ध्यान से देखना, पेज नंबर 17 पर हमारा जो टॉपिक है वो है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पढ़ाई थी, पाचन की प्रक्रिया पढ़ाई थी। तो अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है और मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। तो मनुष्य में पाचन किन किन अंगों में, किन किन स्टेप में होता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। अब आपको पता है मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? आहार नाल में होती है। आहार नाल जो होती है भोजन नली कहलाती है। इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल यानी भोजन नली बोलते हैं। अब जो पाचन होता है, पाचन से संबंधित एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल भाग लेती है, और सेकंड पार्ट जो होते हैं पाचक एंजाइम यानी पाचक या पाचन एंजाइम भी पाचन में भाग लेते हैं। तो ये दोनों इन्हें बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो एंजाइम होते हैं वे बनते कहाँ हैं भाई? वे बनते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनाती हैं, यानी ग्रंथियाँ, यानी पाचक ग्रंथियाँ इन एंजाइमों को बनाती हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देख रहे हैं ये दोनों के दोनों भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल की यदि हम बात करें तो मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है। वो क्या बनाती है भाई? आहार नाल बनाती है। अब देखिए आहार नाल के आपको सबसे पहले पता होने चाहिए आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आहार नाल में सबसे पहले जो आती है मनुष्य की वो आती है मुख एवं मुखगुहा। मुखगुहा यानी जो मुंह होता है वो। दूसरे नंबर पर आती है हमारी ग्रसिका, और फिर होती है ग्रासनली। थर्ड पार्ट है ग्रासनली का, ग्रासनली, सॉरी ऐसे बनेगा ग्रासनली। फिर ग्रासनली फेफड़ों को भेदती हुई जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है आमाशय का। आमाशय में जाकर के भोजन रुकता है। ये थैले के समान जे आकार की संरचना होती है। फिर फिफ्थ पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है ग्रहणी। ग्रहणी के पश्चात जो 6 पॉइंट होता है हमारा वो होता है छोटी आंत, आंत्र, और फिर जो हमारा 7वां पॉइंट होता है वो होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत्र का ही एक भाग होता है जिसे बोलते हैं हम गुदा द्वार। तो कहने का मतलब ये है कि मुख गुहा से ये यहाँ तक की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये बात पता चल गई होगी कि भोजन इन सभी पहले मुख में होता है पाचन, फिर ग्रसिका में होता है। जो भी होता है भोजन मुख गुहा से ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से फिर आमाशय में रुकता है कुछ समय के लिए। फिर आमाशय से ग्रहणी, ग्रहणी छोटी आंत का शुरू का भाग होती है। आमाशय और छोटी आंत के बीच का जो मध्यावकाश भाग होता है उसे बोलते हैं हम ग्रहणी। ये मध्य पार्ट होता है, इसका मध्य भाग होता है। और फिर उसके बाद में छोटी आंत होती है, छोटी आंत से बाद बड़ी आंत होती है। तो भोजन जो पाचन होता है वो इन सभी में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है।
सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो इसकी भोजन के पाचन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहभागिता होती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए या मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर पाचन से संबंधित प्रक्रिया बतानी है, पाचन तंत्र का वर्णन नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं, पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कर देते हैं और पाचन की प्रक्रिया में पाचन तंत्र कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, पूछा क्या गया है। पूछा गया है मनुष्य में, जीव का नाम दे दिया, और क्या पूछा गया है, पाचन की प्रक्रिया पूछी गई है। तो पाचन की प्रक्रिया के बारे में बताना है, पाचन कैसे होता है और कहाँ होता है, कितना किस भाग में पाचन होता है और किस एंजाइम द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं भोजन का जो पाचन होता है उसे करने के लिए भौतिक प्रक्रिया होती है सबसे पहले, और फिर रासायनिक प्रक्रिया होती है। भौतिक प्रक्रिया में भोजन को चबाया जाता है, फिर भोजन को चबा करके दांतों की सहायता से जीभ से उल्टा पुल्टा जाता है, और फिर उसके पश्चात क्या होता है भाई, उसको निगला जाता है, लार मिला करके उसको निगला जाता है। फिर क्या होता है, निगल करके ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली में क्या होता है, एक म्यूकस पदार्थ होता है, चिकना सा सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जो भोजन नली को, यानी भोजन पूरी आहार नाल में म्यूकस होती है, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं सलेस्मा। सलेस्मा एक चिकना पदार्थ होता है। सलेस्मा का मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप भिंडी काटते हैं, भिंडी काटते समय उसमें से एक चिकना पदार्थ निकलता है, वो सलेस्मा होती है, ठीक है। तो ऐसा ही सलेस्मल पदार्थ निकलता है, वो सलेस्मल पदार्थ भोजन नली को चिकना बनाने का काम करता है, जिससे भोजन ग्रास नली से तुरंत जो है ऐसे संकुचन होते हैं ग्रास नली में। इन संकुचनों द्वारा भोजन धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता हुआ चला जाता है और अमाशय में जाकर के गिरता है। तो अमाशय में जाकर के बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे कि जठर रस, अमाशय रस में होता है ये जठर रस। ये जठर रस आकर के उसको पाचन करता है। जठर रस के अंदर क्या होता है, जठर रस के अंदर एंजाइम होते हैं कुछ, जैसे कि HCl होता है। HCl एक एसिड होता है जो भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ प्रक्रम है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उन सभी में स्टेप टू स्टेप हम गुजरेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा इसे साइज में थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अब साफ दिख रहा है सबको। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, जिसे मुख या मुख गुहा कहते हैं। भोजन मुंह तक हाथों की सहायता से पहुंचाया जाता है। ये बात आप लोग साधारणतः जानते हैं कि हाथों के द्वारा ही भोजन को पहुंचाया जाता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जीवों में खाया हुआ भोजन ठोस या द्रव अवस्था में होता है। आपको पता है हम कुछ भोजन ठोस के रूप में लेते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। भोजन जैसे हम दूध के रूप में भी लेते हैं, जूस वगैरह लेते हैं, वो द्रव रूप में माना जाता है। और जैसे हम रोटी खाते हैं या पाउडर टाइप कोई चीज़ खाते हैं या बिस्किट वगैरह खाते हैं, वो ठोस रूप में माना जाता है। तो ठोस और द्रव अवस्था में हम भोजन को लेते हैं। पहले इसे सरल या विलेय पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन्स होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, वसा होती है। वह कार्य भौतिक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। पीसा जाता है, पहले भोजन को दांतों की सहायता से कुचला जाता है। इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं भाई, पाचन कहते हैं। कौन सा पाचन कहेंगे, भौतिक पाचन कहेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग है हमारे पास, मुख गुहा में पाचन। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मुख के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो मुख गुहा में जब पाचन होता है, प्यारे विद्यार्थी देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में भोजन का भौतिक व रासायनिक पाचन होता है। पहले भोजन को चबाया जाता है दांतों की सहायता से, फिर लार मिलाई जाती है जीभ की सहायता से, जिसके कारण यह निगलने योग्य बन जाता है। लार में अनेक पाचक एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम टाइलिन होते हैं। एक टाइलिन एंजाइम होता है, एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन क्या करता है, यह भोजन में उपस्थित मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। आपको पता है पेड़ पौधे भोजन को मंड के रूप में संचित रखते हैं। जब हम पेड़ पौधों से भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में बदलता है। कौन बदलता है उसको, टाइलिन बदलता है। अतः भोजन का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। बाद में भोजन आहार नाल के विभिन्न भागों से होता हुआ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे पचाया जाता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप इनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है। हमने जो भी भोजन खाया था वो उसी रूप में नहीं रहता, वो मिक्स हो जाता है और उसका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है। मनुष्य की आहार नाली में भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके विभिन्न अवयवों का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा होता है। ये बात मैंने आपको बताई है और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि हम जब भोजन को चबाते हैं तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है और उसमें जो लार होती है वो उस भोजन में मिल जाती है। अब देखिए, अगला जो स्टेप है हमारा ग्रास नली। भोजन मुख गुहा से हमने निगल लिया है चबा करके, अब हम ग्रास नली में आ गए हैं। अब देखिए, ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है, तो हमने कहा था उसमें केवल म्यूकस स्रावित करने वाली या श्लेष्मा स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन को नीचे पहुंचने के लिए चिकना बनाती है भोजन नली को। भोजन जब ग्रास नली से होकर गुजरता है तब एमाइलेज की क्रिया चलती रहती है और भोजन आसानी से अमाशय में चला जाता है। अब देखिए, अमाशय में पाचन। अमाशय एक थैले की समान संरचना होती है जिसे हम पेट बोलते हैं। वास्तविकता में वही हमारा पेट होता है, ठीक है। पूरी उदर गुहा हमारा पेट नहीं होता है, जिसे हम वास्तविक रूप से जानते हैं वो पेट नहीं होता, पेट अमाशय होता है। अमाशय जी आकार का होता है। भोजन कर्मा कुंचन गति द्वारा, मैंने कहा था ऐसी क्रिया चलती रहती है तो कर्मा कुंचन की गति होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस मोशन। अमाशय में पहुंच जाता है तथा पिसता रहता है। क्या होता रहता है? पिसता रहता है। पेज नंबर 19 पर देखेंगे। फिर अमाशय की भित्तियों द्वारा जठर ग्रंथियों से जठर रस इसमें मिलता है, क्योंकि अमाशय की भित्तियाँ जठर रस को स्रावित करती हैं। जठर रस में HCl नामक अम्ल के ये नमक मत है, नहीं है, नामक है, नाम का HCl या नमक के अम्ल के अतिरिक्त पेप्सिनोजन तथा प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन नामक प्रोएंजाइम होते हैं। प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर रेनिन व पेप्सिन मिल जाते हैं, यानी प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन जो होते हैं वे अम्ल में जब मिल जाते हैं तो रेनिन और पेप्सिन में बदल जाते हैं और भोजन के या भोजन पर एंजाइम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इसी समय प्रोरेनिन भी रेनिन में बदलकर दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को क्या कर देता है भाई? अलग कर देता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन दोनों एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। तो क्या करता है? ये दूध में से फाड़कर प्रोटीन को अलग कर देता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है भाई, लगभग 4 घंटे तक रहता है। उपयुक्त प्रक्रियाओं के पश्चात भोजन भूरे रंग की लुगदी के समान बन जाता है। यह आपको पता होना चाहिए कैसे बन जाता है अमाशय में भोजन लुगदी के समान, कैसे रंग की? भूरे रंग की, ठीक है। अब देखिए, आप एक चीज़ तो जान सकते हैं, जब आप दूध पीते हैं तो दूध पेट में जा करके फट जाता है। वो इसलिए फटता है क्योंकि ये रेनिन जो एंजाइम है इसको फाड़ देता है, यानी दूध की प्रोटीन को अलग कर देता है। अब देखिए, तथा HCl भोजन में आए हुए कुछ हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। भोजन के साथ कौन आते हैं? जो जीवाणु होते हैं वे आते हैं। अब देखिए, छोटी आंत में पाचन। अगला स्टेप हमारा छोटी आंत है, क्योंकि अमाशय में लगभग 4 घंटे हो गए हैं पाचन को, तो लगभग 4 घंटे में भोजन का पाचन हो जाता है और भोजन लुगदी के समान हो गया है, भूरी। अब देखिए, छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा, कहने में ही ये छोटी है लेकिन वास्तविकता में भाई ये बड़ी होती है। छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बारीक पाइप के समान होती है और बड़ी आंत जो होती है वो चौड़ी पाइप के समान होता है, इसलिए उसे बड़ी आंत बोलते हैं। वास्तविकता में ये बड़ी आंत से बड़ी होती है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है, यानी 6.5 मीटर होती है। इसे छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत पतली होती है। यह हमारे पेट में कुंडली के रूप में होती है, कुंडलित रहती है। आपने चित्र में देखा होगा, कुंडलित रहती है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ग्रहणी में, मैंने कहा था अमाशय और छोटी आंत के बीच का भाग जो होता है, मिडिल पार्ट, वो ग्रहणी होता है। ये छोटी आंत का शुरू का भाग होता है। में अधपचा भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है। पहले पित्ताशय से आने वाला पितरस। पितरस क्या करता है? पहले आपको पता है जब अमाशय में भोजन होता है तो HCl मिलता है तो अम्लीय स्वभाव का हो जाता है। तो पित्ताशय से जो पितरस होता है वो उसे अक्षारीय बनाता है, क्योंकि पितरस स्वाद में अक्षारीय होता है। तथा बाद में अग्नाशय से अग्नाशिक रस मिलता है, क्योंकि अग्नाशय रस जो होता है ना भाई, ये अक्षारीय माध्यम में आकरीय क्रियाशील होता है। अग्नाशय रस में एंजाइम होते हैं, वे एंजाइम केवल पितरस के आने पर ही क्रियाशील होंगे, तब भोजन का पाचन होगा। पितरस अक्षारीय प्रकृति का होता ही है। भोजन की अम्लीयता को समाप्त करके क्या बना देता है? अक्षारीय बना देता है।
अब देखिए अग्नाशय रस में 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं भाई, ये बात बड़ी गंभीरता से देखना अलग से नोट कर लेना सभी विद्यार्थी इसको, क्योंकि एंजाइमों में बहुत ज़्यादा भूल चूक होती है। विद्यार्थी जो जठरस के एंजाइम होते हैं उसमें अमाशयिक रस के लिख देते हैं और अमाशयिक रस में जठरस के या अन्य रस के एंजाइम लिख देते हैं। ट्रिप्सिन होता है किसमें भाई? आंतरीय रस में। अब देखिए मतलब अग्नाशय रस में यह अधपचय प्रोटीन एवं फ्रक्टोज को या उन पर प्रक्रिया करके एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है भाई, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन को एमिनो अम्लों में ही तोड़ देता है ये। एमाइलेज क्या करता है? ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं, जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं, चीनी खाते हैं, शक्कर खाते हैं या मिठाई जितनी भी खाती है वे शर्कराएँ हैं, और मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एंजाइम है हमारे पास स्ट्रिप्सिन, 3rd नंबर का एंजाइम है, ये भी अग्नाशय रस में मिलता है। यह वसाओं का पाचन करता है। जो हम तेलीय पदार्थ खाते हैं उनमें वसा होती है, तो वसाओं का पाचन करता है। ग्रहणी में अधिकांश पाचन पूरा हो जाता है, आंत में आंतरीय रस स्रावित होता है। फिर यह एंजाइम शेष प्रोटीन, जो बची हुई प्रोटीन होती है और एमिनो अम्ल, उसको एमिनो अम्लों में तोड़ देता है और माल्टेज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में बदल देता है। ये एंजाइम है भाई, ये आंतरीय रस में मिलते हैं। जो माल्टोज होता है उसे माल्टेज तोड़ देता है, इन्वर्टेज तो एंजाइम तोड़ता है, सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ता है, लाइपेज को लाइपेज तोड़, यानी जो लैक्टेज होता है उसे लैक्टोज को तोड़ देता है। तो ये विभिन्न प्रकार की शर्कराएं जो होती है उनको ग्लूकोज में ही बदल देता है। उस तरह छोटी आंत में भोजन का पाचन क्या हो जाता है भाई? पूरा हो जाता है। पाचन तो हो गया पूरा, अब हुआ अवशोषण। अब देखना, जो छोटी आंत का जो दूसरा भाग होता है उसमें क्या होता है भाई? अवशोषण होता है। उसमें धागे, जैसे तौलिया होता है, तौलिए में धागे निकले रहते हैं, ऐसे ही छोटी आंत में तौलिए के समान धागे निकले रहते हैं जो भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। अब जो पचता नहीं है भोजन, जो भोजन अधपचा रह जाता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है। छोटी आंत से अपचित व अवशिष्ट भोजन बड़ी आंत में आ जाता है तथा बड़ी आंत के अंतिम भाग मलाशय में एकत्रित हो जाता है। मलाशय में मल पदार्थ एकत्रित होता रहता है। मल पदार्थ वो बेकार पदार्थ होता है जिसे मानव सहित अन्य जितने भी जीव हैं वे सब निकालते हैं शरीर से बाहर, तथा यहाँ पर भोजन में से जल एवं लवणों का अवशोषण होता रहता है। क्योंकि भोजन तरल रूप में रहता है, यहाँ भी उसमें से जब जल निकल जाता है तो वो ठोस पदार्थ के रूप में रह जाता है। इस अवशिष्ट बेकार पदार्थ को समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत की लंबाई की बात करते हैं तो बड़ी आंत जो होती है 1.5 मीटर की होती है लंबी, और चौड़ाई जो होती है इसकी 7.0 सेंटीमीटर होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, उंडुक, कोलन और मलाशय। उंडुक, कोलन और मलाशय के बारे में आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मौका है। उंडुक जो होता है, सीकम को बोलते हैं, ये शाकाहारी जानवरों में ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का भाग होता है भाई ये उंडुक, यानी बड़ी आंत का शुरू का भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। ये हमारे अंदर यानी मानव के अंदर तो अक्रिय है, क्योंकि ये कभी बहुत पहले पुरातन काल में मानव की जब जो पूर्वज थे वे शाकाहारी रहे होंगे, हरी घास खाते थे, तो उस समय क्रियाशील रही होगी। लेकिन अब कोई हरी घास नहीं खाता है, तो इसकी अब ये निष्क्रिय के रूप में पड़ी है, इसको कोई क्रिया नहीं है। अब देखिए यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी तथा 7.5 मीटर चौड़ी थैली की तरह संरचना है। इसको कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। यह मानव शरीर में क्रियाशील नहीं है बल्कि अनावश्यक है। कभी कभी जब इसमें सूजन आ जाती है तो अपेंडिक्स हो जाती है और इसका ऑपरेशन होता है, बोलते हैं आंत बढ़गी। जो आंत बढ़ी हुई बोलते हैं वो इसी की वजह से बोलते हैं। तो फिर इसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा इस उंडुक या सीकम को शरीर से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। अब कोलन की बात करते हैं। कोलन यह लगभग 1.25 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी उल्टे यू के आकार की पूरी आंत को घेरे हुए है। इसका अंतिम भाग मलाशय से जुड़ा रहता है। अंतिम भाग मलाशय है। मलाशय मल पदार्थ एकत्रित रहता है। यह 20 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा नलिका की तरह का भाग है भाई, इसमें मल एकत्रित रहता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने पाचन की प्रक्रिया मानव में पढ़ी, प्रत्येक भाग में पढ़ी है। आप अगर पाचन की प्रक्रिया को पढ़ना चाहते हैं और इसे याद रखना चाहते हैं तो इसके सभी अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आहार नाल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो टॉपिक रह गया है वो रह गया है पाचन ग्रंथियों वाला। पाचन ग्रंथियों वाला नए टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो शेयर करेंगे तो आपका भी लाभ होगा और हमारा भी लाभ होगा।
जिससे और ज़्यादा विद्यार्थियों को इसे देखने में सहयोग मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा। तो RK इंस्टीट्यूट की इन बायोलॉजी क्लासेस की वीडियो को आप शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। नई वीडियो हमारी है पेज नंबर 21 पर। मनुष्य के आहारनाल से संबंधित पाचक ग्रंथियों का वर्णन करना है हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेट करेंगे इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।